हाय, मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज का हमारा सेशन होने वाला है प्रेपोजिशन, जो कि हमारा चल रहा है और ये उसी सीरीज की तीसरी चौथी क्लास है। तो अल्टीमेटली हम इससे पहले जो क्लासेस ले चुके हैं उनको भी बेहतरीन तरीके से आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और हम धीरे धीरे इनके कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, चीजों को कंक्लूड या निष्कर्ष निकालने की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है, वहीं से शुरुआत करते हैं कि इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। इसको लेके अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है, अराउंड और राउंड में क्या डिफरेंस है, बिटवीन में, अमंग में और अमिड में क्या अंतर है। और जब हम अमंग और अमिड करेंगे तो उसी के साथ हम जानेंगे कि अमंगस्ट और अमिडस्ट में क्या अंतर है। मतलब इनकी कंफ्यूजन को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इन ऊपर वाले तीन की, अगर हम इनको हटा ही दें, अभी अमंग और अमंगस्ट के बारे में हम बाद में अगर बात कर ले, राइट, इनको हटाकर अगर ऊपर वाले तीन की बात करें, इनकी हम बात करें बेटा, तो याद रखिएगा जब भी मोशन है, मोशन का मतलब गति, राइट, जब भी मोशन है, गति है, जब चीजों में गति है तो बेटा इसका इस्तेमाल करना है। और जब भी नो मोशन की बात करें, यानी कि गति की बात ना करें, या फिर जब चीजें बदल नहीं रही हैं, गति नहीं है, नो मोशन है, राइट, डिस्प्लेसमेंट होती है, कई बार चीजों की डिस्प्लेसमेंट होती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इस बोतल में पानी है। अब बोतल में पानी है तो बेटा, बोतल में पानी है तो देयर इज वाटर इन बॉटल आएगा, इन, यहाँ पे इन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। पानी है बोतल में है, ठीक है, बोतल में पानी है, क्योंकि बोतल से बाहर थोड़ी आ रहा है, तो इन बॉटल आएगा, याद रखिएगा। पर अगर मैं मान लीजिए ग्लास में इस पानी को निकाल रहा हूं, तो अब देखो ध्यान से, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रही है, मोशन आया और जगह बदल रही है। पानी अब बोतल से कहां आ रहा है बेटा, ग्लास में। जब पानी बोतल से ग्लास में आ रहा है तो आपको पता लग गया कि हाँ डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब मोशन है, गति है, और एक जगह से दूसरी जगह अपनी चीज जो है वो जगह बदल रही है, राइट। तो हम कहते हैं आई एम पोरिंग वाटर इन द ग्लास, नहीं होगा बेटा, आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास होगा, राइट। इस बात को समझना। वाक्य ले लेंगे, लिखिए शाबाश। देयर इज वाटर, देयर इज वाटर ब्लैंक द बॉटल। अगर बॉटल में पानी है बेटा तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम यहां पे अगर ऑप्शन दें कि इन आएगा या इनटू आएगा, इन आएगा या इनटू आएगा, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर होगा वो इन होगा। पर अगर मैं ये कहूं मैं उड़ेल रहा हूं, वाक्य देखिएगा बेटा, शाबाश, लिखते रहिएगा साथ साथ। आई एम पोरिंग, POURING, आई एम पोरिंग वाटर ब्लैंक द ग्लास, मतलब मैं ग्लास में उड़ेल रहा हूं। अब क्या है, पानी जो बॉटल का है, अब मैं पोर कर रहा हूं, यानी कि ग्लास में अगर पानी पोर कर रहा हूं तो किसी न किसी चीज से कर रहा हूं। पानी जहां से उड़ेल रहा हूं ग्लास के अंदर, वो कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे इनटू और यहाँ पे इन आ जाएगा बेटा, यानी कि जब प्लेस चेंज हो रही है, जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो हम इनटू लगा देते हैं। जब मोशन है, जब गति दिखानी हो, तो उसे इनटू कह देते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम के अंदर घूम रहा हूं, तो आई एम मूविंग। अब आपको सर मोशन आ गया, पर डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। जब भी टू है ना बेटा, टू आता है किसके लिए, जब जगह चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा गो टू दिल्ली, जब आपने गो टू लगाया तो आपकी जगह चेंज होती है कि नहीं होती है, बड़े ध्यान से देखना। ये टू यहाँ पे भी है तो जगह चेंज होगी, टू यहाँ भी है तो जगह चेंज होगी। यहाँ जगह चेंज हो कोई जरूरी नहीं है, गति तो होगी, पर जगह जहां पे टू आया जगह चेंज होती है बेटा। जैसे मान लीजिए आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, या फिर दिल्ली से आप जयपुर आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली जगह चेंज हो रही है, तभी तो टू आता है बेटा, जब जगह चेंज हो रही है। जैसे मैंने कहा कम टू मी, तो आप वहां पर हो, जब आप मेरे पास आओगे तो जगह चेंज होगी कि नहीं होगी। आप कहोगे सर जगह चेंज होगी, जब जगह चेंज होगी तो बेटा टू जरूर आएगा। तो कम टू मी का मतलब क्या है, आप उस जगह पर नहीं हो, यानी कि फ्रॉम दैट प्लेस कम टू मी, फ्रॉम देयर टू हियर, तो टू इसीलिए तो आया बेटा। तो फ्रॉम बॉटल टू ग्लास, तभी तो इन के साथ टू आ गया, क्योंकि जगह चेंज हो रही है बेटा। तो जब जगह चेंज होती है तो इन के साथ टू लग जाता है, ऑन के साथ भी जब जगह चेंज होती है तो टू लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा ही इज स्विमिंग, वाक्य लिखते रहना बेटा साथ साथ, ही इज स्विमिंग। अगर मैं कहूं इन टू द रिवर, ही इज स्विमिंग इन टू द रिवर, वाक्य गलत है बेटा, एरर है, वाक्य गलत है बेटा। देखो ये रिवर है और रिवर में वो तैर रहा है, यहाँ पे वो तैर रहा है। अब मान लीजिए वो यहाँ तैर रहा है, अब तैर रहा है तो रिवर के ही तो अंदर है, तो इन टू द रिवर नहीं होगा बेटा, क्या होगा, इन द रिवर। पर अगर मैं कहूं ही इज जंपिंग, साथ साथ चलते रहना बेटा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना साथ साथ चलना, और बोल बोल कर क्लास 10 करते रहो। ही इज जंपिंग इन द रिवर,
अब यहाँ पे दिमाग लगाना बेटा, अब जगह चेंज हो रही होगी। जंपिंग इन द रिवर का मतलब ये है कि ये नदी है, वो यहाँ पे खड़ा है धरती पर और यहाँ से छलांग लगा रहा है, तो ही, अब ये क्या है, अब जगह चेंज हो रही कि नहीं हो रही है, धरती से कहाँ जा रहा है, अब नदी में तो कूद रहा है पर जगह भी तो चेंज हो रही है, लैंड से पानी में जा रहा है, तो बेटा इन द रिवर या इनटू द रिवर, इनटू द रिवर आएगा बेटा। तो जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो बेटा इनटू आता है। ऐसे ही ऑन और ऑन टू का है, जैसे मान लीजिए कोई चीज सरफेस पे है तो हम ऑन कहते हैं इसको। कल हमने जाना भी था कि अगर सरफेस को टच कर रहा है तो ऑन, नहीं टच कर रहा तो ओवर और अबव दोनों आ सकता है। अंतर क्या है, जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, राइट, कि मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम इतना मैक्सिमम उतना, जब हम बात करते हैं किसी माप की तो हम अब लगाते हैं, और जब हम सिंपली ऊपर बताते हैं तो हम उसको ओवर से बताते हैं। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ऑन और ऑन टू में क्या अंतर है बेटा। जब यहाँ पे है तो ऑन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक स्पीकर है, वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और भाषण दे रहा है, बहुत जबरदस्त भाषण दे रहा है, स्पीकर है, तो ही इज ऑन द स्टेज, ही इज ऑन द स्टेज, ये स्टेज है और इस पर वो भाषण दे रहा है, तो ही इज स्पीकिंग ऑन द स्टेज, क्योंकि स्टेज पे ही है। पर एक व्यक्ति ने सोचा कि यार ये भाषण दे रहा है, सारा का सारी प्रशंसा यही लूट जाएगा, तो ये भाग भाग के सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। अब चढ़ने लगा तो क्या हुआ, भाग के जल्दबाजी में जब चढ़ने लगा कि मेरा भी नंबर आएगा, यही सारा का सारा मजमा लूट जाएगा, प्रशंसा इसकी होगी, तो इसने सोचा कि मैं भी चलता हूं, तो एकदम से यहां जाते जाते इसका एकदम से पैर फिसल गया, और जब पैर फिसल गया तो ये गिर गया। अब ये गिरा तो कब गिरा, ऊपर जाते हुए। अब ये क्या है बेटा, यहां से ऊपर जा रहा था, इसका मतलब गति, जगह चेंज हो रही है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा ऑन टू। यानी कि अगर मैं वाक्य यहाँ लिखना चाहूं तो वाक्य कुछ ऐसे बनेगा बेटा, ही फेल डाउन while going on the stage। अब एक बात बताओ बेटा, जब वो स्टेज पे जा रहा था, इसका मतलब ऑन चढ़ रहा था, इसका मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, जब जमीन से ऊपर स्टेज पर चढ़ रहा है तो बेटा ऑन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन टू द स्टेज, क्योंकि जगह चेंज हो रही है बेटा। सेम इज विद अक्रॉस बेटा, सेम इज विद राउंड एंड अराउंड। अब हम जानने चाह रहे हैं कि अराउंड क्या होता है और राउंड क्या होता है। गति होगी, मोशन होगा तो हम राउंड कहेंगे बेटा, अगर गति नहीं होगी, स्टैटिक होगा, नो मोशन होगा, तो फिर हम अराउंड कहेंगे बेटा। नो मोशन होगा तो हम अराउंड कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक पार्क है, ये एक पार्क है बेटा, और इसके चारों तरफ ये पेड़ है, ध्यान से देखिएगा, एक पार्क है और इसके चारों तरफ क्या है, पेड़ है, ये पेड़ ये पेड़ है बेटा, ये पेड़ है। अब एक बात महसूस करो, क्या इन पेड़ों में कोई गति है बेटा, पेड़ों की तो जो है जड़ जमी होती है, अगर पेड़ है तो धरती में इनकी जड़ जमी होगी, तो मोशन तो है नहीं। तो अगर मैं कहूं कि भाई देखो पार्क के चारों तरफ, दोनों का मतलब क्या है, चारों ओर, राउंड का भी मतलब वही होता है और अराउंड का भी मतलब वही होता है, चारों ओर। तो कहते हैं इस पार्क के चारों ओर पेड़ हैं, तो वाक्य लिख सकते हैं, देयर आर ट्रीज ब्लैंक द पार्क। पार्क के चारों ओर क्या है, पेड़ है। देयर आर ट्रीज ब्लैंक द पार्क। अब अगर हम देखें बेटा ध्यान से कि देयर आर ट्रीज ब्लैंक द पार्क, तो अब इस बात को महसूस करने की कोशिश करो कि यहाँ पे अराउंड आएगा या राउंड आएगा। हमने देखा भाई पेड़ है तो पेड़ की जड़ें होती है, जड़ें है तो ये घूम नहीं सकती, मोशन इनमें हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली जो आंसर होगा वो क्या होगा, अराउंड। देयर आर ट्रीज अराउंड द पार्क। और एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, द अर्थ मूव्स ब्लैंक द सन। द अर्थ मूव्स ब्लैंक द सन। जो धरती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। बेटा जब चक्कर काटने की बारी आ गई, तो जब चक्कर काट ही रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे गति होगी। अगर यहाँ पे अराउंड लगा दिया जाए, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे अराउंड आएगा, नहीं बेटा, मूव्स का मतलब ये है कि मोशन आ गया, गति आ गया, वो घूमती है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अराउंड द सन। तो जब भी गति की बात होती है बेटा, जब भी गति की बात होती है, जैसे आपको पता होगा कि कई बार कहते हैं कि हमारी जो है 24/7 सर्विस है, 24/7, 24 घंटे 7 दिन। इसका मतलब कहते भाई we give service ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अराउंड द क्लॉक। अब एक बात बताओ भाई, चलती का नाम घड़ी, अगर रुक गई तो फिर घड़ी कैसे, फिर तो कबाड़ हो गई, राइट। अराउंड द क्लॉक का मतलब है भाई 24 घंटे 7 दिन, वो जैसे घड़ी घूमती रहती है ऐसे, बिना थके बिना रुके, यानी कि हमारी सर्विस जैसे घड़ी मोशन में रहती है, लगातार समय बदलती रहती है, ऐसे ही बेटा
लगातार जो है हमारी सर्विस जो है वो घड़ी की सुइयों की तरह चलती रहती है बेटा, तो ये अराउंड नहीं होगा बेटा, यहाँ पे वर्ड बनेगा ROUND, वी गिव सर्विस राउंड द क्लॉक। और राउंड द क्लॉक का मतलब है बेटा बिना थके बिना रुके 24/7 लगातार, राउंड द क्लॉक। नेक्स्ट बेटा, ये अराउंड और राउंड हुआ। अब जैसा कि मैंने बताया था बेटा, हम जानने जा रहे हैं बिटवीन, अमंग और अमिड। हमेशा याद रखना, जब दो के बीच में है तो बिटवीन, दो प्लस के बीच में है तो अमंग, और अगर एक ही के बीचों बीच है तो अमिड। अगर दो के बीच में है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है, और यहाँ पे किसी का घर है, ये झोपड़ी है छोटी सी या घर है, राइट, मान लीजिए घर है किसी का, तो कहते हैं देयर इज अ हाउस, और देयर क्या बताता है, मौजूद होना, देयर इज अ हाउस ब्लैंक द ट्रीज। अब अगर पूछा जाए कि अमंग आएगा, अमिड आएगा, बिटवीन आएगा, तो बेटा एक और एक, दो, दो के बीच में है तो हम क्या कहते हैं, बिटवीन द ट्रीज। देयर इज अ हाउस बिटवीन द ट्रीज। ऐसी अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दो नहीं, मान लीजिए पेड़ तीन होते, अभी दो है तो बिटवीन आ गया, मान लीजिए दो से ज्यादा होते, तीन चार पांच जितने भी होते, तो फिर हम उसको अमंग कह देते बेटा, बस इतनी बात है, राइट। देयर इज अ हाउस अमंग द ट्रीज। क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले बिटवीन और अमंग का, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाक्य अगर ऐसे कहा जाए, विच इज द बेटर अमंग द टू कार्स। इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी, अगर हम इनको रखें, तो बेटा यहाँ पे कह ही रहा है कि दो गाड़ियों में से कौन सी ऐसी गाड़ी है, तो दो गाड़ियों के बीच में जब अंतर करोगे तो बेटा आप अमंग थोड़ी कहोगे, क्या कहोगे, बिटवीन कहोगे, तो अमंग कह ही नहीं सकते क्योंकि दो के लिए आता है वो, राइट। पर अगर यहाँ पे थ्री कार्स होता, वो ध्यान से देखना बेटा, अगर क्वेश्चन यही होता, विच इज द बेटर, विच इज द बेटर, और यहां पे लिख दिया बेटा बिटवीन द थ्री कार्स, विच इज द बेटर बिटवीन द थ्री कार्स। तीन कार्स के बीच में बेटर कौन है, अब थ्री कार्स मतलब तीन गाड़ियां बेटा, और तीन गाड़ियों के बीच में जब पूछा गया तो तीन मतलब दो या दो से ज्यादा, आप सर ये तो दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा तो बेटा यहाँ बिटवीन नहीं आ सकता, अमंग आएगा। और एक खास बात, जब अमंग आएगा तो दूसरी बात यहां भी तो है कि दो के लिए बेटर आता है, दो प्लस के लिए तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो आप बेटर नहीं कह सकते, बेस्ट कहोगे। और ये बताने की बात नहीं है, तो आप जानते ही हैं कि दो के लिए कंपैरेटिव और दो से ज्यादा के लिए हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है बेटा। अब बात आती है कि अमिड कहां पर आएगा बेटा, अमिड कहां पर आएगा, वो ध्यान से देखिएगा बेटा। अमिड की अगर मैं बात करूं तो एक ही के बीच में, जैसे मान लीजिए ये एक ग्राउंड है और इसके बीच में एक लड़का खड़ा है, क्या यहाँ पर दो हैं, आप कहोगे सर नो। क्या यहाँ पर दो से ज्यादा है, आप कहोगे सर नो, दो से ज्यादा भी नहीं है। तो यहाँ पे एक ही ग्राउंड है और उसी ग्राउंड के बीचों बीच है बेटा लड़का, तो हम कहेंगे एक ही के बीच में, देयर इज अ बॉय ब्लैंक द ग्राउंड। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ बिटवीन आएगा, अमंग आएगा, या क्या आएगा बेटा, अमिड। अमिड मतलब ग्राउंड एक ही है, एक ही के बीचों बीच, जैसे अमिड द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में, तो वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वो एक ही है, और उसी के बीचों बीच भगवत गीता वाज डिलीवर्ड अमिड द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, यानी कि इन द मिडल ऑफ। अमिड का मतलब है बेटा इन द मिडल ऑफ, उसके बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ समथिंग, किसी एक ही चीज के जब बीचों बीच होता है उसे अमिड से बता दिया जाता है, ये अमिड होता है बेटा। अब एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा इसमें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट। बेटा अमंगस्ट वहां पर आता है जहां पे वोवल साउंड हो, और अमंग वहां पर आता है जहां पे जो है कॉन्सोनेंट साउंड हो। अमंगस्ट वहां पे आता है जहां पे वोवल साउंड हो, वोवल साउंड मतलब ए ई आई ओ यू कहिए, या फिर मैं जैसे बताया करता हूं, जिसने नहीं जाना कि वोवल और आर्टिकल क्या होते हैं बेटा, वो यूट्यूब पर आर्टिकल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा पहले, राइट। आपको भ्रम दूर हो जाएगा कि उसका ए ई आई यू से कोई लेना देना नहीं होता, पर जो वोवल साउंड होते हैं उन्हें नेचुरल साउंड कहते हैं। नो ब्लॉक ऑफ एयर, इसको हम जानते हैं कि जब नो ब्लॉक हो, ये हम जानते हैं कि जब नो ब्लॉक ऑफ एयर हो तो अमंगस्ट, एंड व्हेन देयर इज ब्लॉक ऑफ एयर
तो हम उसे अमंग से बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं अगर कहूं डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ब्लैंक देम, यहां पे डिपेंड करता है कि यहां पे क्या साउंड आ रहा है। बोले द, जब आपने बोला द, तो द देखो आपकी टंग और आपके दांत जो है वो ब्लॉक कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ब्लैंक देम, देम, तो द साउंड आ रहा है, तो द में बेटा डेफिनेटली टच कर रहा है। और ए या से भी पहचानो तो भी पहचान लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर यहां पूछा जाए कि अमंग आएगा, अमंगस्ट आएगा, तो यहां पे अमंग आएगा, राइट। पर अगर यही वाक्य होता डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मान लो ये वाक्य ऐसा ही होता ब्लैंक और यहाँ पे होता अस, भाई हमारे बीचों बीच, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग अस। अब जरा साउंड देखो तो वर्ड हो रहा है अ, जब हम बोल रहे हैं अ अमंग अस, तो जब अ साउंड आ रहा है तो ब्लॉक है या नो ब्लॉक है? आपको सर नो ब्लॉक है, नो ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अमंगस्ट। एक दूसरे की जगह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कहां पर होता है बेटा। सेम होता है अमिड और अमिस्ट के लिए भी, कि जब वॉवल साउंड है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होता है बेटा, ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए और ये वॉवल साउंड के लिए। तो वॉवल है तो अमंगस्ट आता है। सेम इज विद अमिड एंड अमिड्स, जब संख्या में कोई चीज एक है, अमिड और अमिडस्ट। अच्छा, एक और बड़ी गजब की बात है, मैं अगर एक वाक्य लिखूं, आई फाउंड अ की अमंग फर्नीचर, अब फर्नीचर अपने आप को क्या मानता है बेटा? फर्नीचर अपने आप को डेफिनेटली हमेशा एक मानता है, सिंगुलर मानता है, याद करो। फर्नीचर वो है जो हमेशा अपने आप को इट मानता है बेटा, दे नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सिंगुलर मानता है, एक मानता है। और अगर फर्नीचर अपने आप को एक मानता है, क्योंकि वो दो भी नहीं मानेगा, दो से ज्यादा भी नहीं मानेगा, एक ही मानेगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? अमिड फर्नीचर आएगा बेटा, क्योंकि फर्नीचर अपने आप को इट मानता है। याद है ना वो चीजें जो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या सिंटैक्स में पढ़ते हो, कि वो चीजें जो अपने आप को सिंगुलर मानते हैं, जैसे फर्नीचर है, राइट, जैसे फर्नीचर है, ब्रेड है, राइट, नॉलेज है, वर्क है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, सीनरी है, राइट, ये सारे के सारे जो वर्ड्स है बेटा, ये सारे वर्ड अपने आप को क्या मानते हैं? सिंगुलर। तो सिंगुलर मतलब एक, एक मतलब क्या बेटा? सिंगुलर एक मानते तो अमिड, अमिड फर्नीचर आएगा, ना कि इन द मिडल ऑफ फर्नीचर आएगा। अमंग का वहां पे लेना ही देना नहीं है, राइट। यहां से आगे चलते हैं बेटा, यहां से आगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण टाइप की जो प्रेपोजिशंस के क्वेश्चन बनते हैं, राइट, उनको उठा के चलते हैं और उन पर बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, वो पूछ लेता है, आना होगा ऑन टाइम, कि डिफरेंस क्या है ऑन टाइम और इन टाइम में। ऑन टाइम क्या होता है और इन टाइम क्या होता है बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम, कि ऑन टाइम कब आता है और इन टाइम कब होता है बेटा? ऑन टाइम का मतलब होता है फिक्स्ड, भाई जितने बजे है उतने बजे है। जब फिक्स टाइम की बात करें तो उसे हम ऑन टाइम से बताते हैं बेटा। और जब भी आपको बताना हो बेटा कि चीजें इन टाइम से जब आप बताओगे, तो उसका मतलब ये होता है कि नॉट लेट, उससे लेट नहीं, उससे पहले, नॉट लेट, उससे पहले, दैट्स कॉल्ड इन टाइम बेटा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि भाई जो ट्रेन है, ट्रेन का जो शेड्यूल होता है, तो ट्रेन अपने टाइम से आएगी तो ट्रेन इज ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब क्या है? जो फिक्स टाइम है, भाई 7 बजे की है तो 7 बजे ही आएगी, तो ऑन टाइम है, राइट। पर अगर मैं कहूं कि भाई साहब मैं 10 मिनट लेट था, बड़े ध्यान से देखना, मैं 10 मिनट लेट था फिर भी मुझे ट्रेन मिल गई, बड़े ध्यान से देखना, 10 मिनट लेट था पर ट्रेन मिल गई, तो आई वॉज ऑन टाइम नहीं बेटा। ऑन टाइम तो ये होना चाहिए था कि अगर 7 बजे की रेल थी तो 7 बजे फिक्स टाइम पे मुझे स्टेशन पे होना चाहिए था, पर अभी ट्रेन भी लेट है, पर फिर भी ट्रेन मुझे मिल गई। कारण क्या? आई वॉज ऑन टाइम नहीं बेटा, आई वॉज इन टाइम, ट्रेन के आने से पहले मैं पहुंच गया, राइट। तो मैंने कहा कि बेटा इसका मतलब ये है कि नॉट लेट, यानी कि मैं लेट नहीं हुआ, मेरी ट्रेन मिस नहीं हुई, ट्रेन के आने से पहले पहुंच गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आने का टाइम फिक्स था, राइट, नॉट लेट। जैसे फॉर एग्जांपल आई रीच्ड द क्लास। मान लीजिए आपकी क्लास 8 बजे लगती है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर आपकी क्लास 8 बजे लगती है और 8 बजे आप फिक्स टाइम पे जो था अपने क्लास में बैठे थे, तो आई रीच द क्लास ऑन टाइम, उसे हम ऑन टाइम से बताते हैं बेटा। पर अगर मान लीजिए 8:10 पे आप क्लास में गए, पर अभी तक सर क्लास में नहीं आए, तो ध्यान से देखना बेटा, दोनों में अंतर महसूस करना, मीनिंग पता होना चाहिए। अगर 8:10 आप आए पर अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, क्लास ऑन टाइम तो आप पहुंचे नहीं हो, क्योंकि ऑन टाइम तो बेटा 8 बजे पहुंचते, फिक्स टाइम तो 8 बजे था, पर सर भी लेट आए हैं, तो आप 8:10 पर आए पर अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, सर ही नहीं आए अभी,
राइट। तो आप कहोगे कि भाई ठीक है, मैं पहुंचा पर कुछ मिस नहीं हुआ क्योंकि क्लास अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो आप कहोगे आई रीच द क्लास, यहां पे आ जाएगा इन टाइम। इन टाइम का मतलब इतना लेट नहीं हुआ कि चीजें मेरी मिस हो जाती। तो आई वॉज इन टाइम और ऑन टाइम बेटा, दोनों सेंस किस तरीके से आती है वो पता होनी चाहिए आपको, कि कब हम उसे इन टाइम कहते हैं, कब ऑन टाइम कहते हैं। दैट हैज टू बी क्लियर बेटा, वो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब लेट नहीं हुआ, लेट नहीं हुआ, पहले पहुंच गया काम के होने से, तो मैं उसको किससे बता देता हूं, मैं इन टाइम से बता देता हूं। और फिक्स टाइम पर चीजें रन करती है तो बेटा वो ऑन टाइम होती है, राइट। दैट इज कॉल्ड इन टाइम एंड ऑन टाइम। तो इस तरीके से आप बताते हो बेटा, राइट। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक वाक्य लूं, दो आई गॉट स्टक, जबकि मैं अटक गया, दो आई गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, दो आई गॉट स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, yet I reached, yet I reached blank time because the manager was late। अब ना तो मैनेजर ऑन टाइम था ना आप ऑन टाइम थे। अब यहाँ पे ऑन और इन दोनों हो जाए बेटा, क्योंकि मैनेजर ऑन टाइम था ही नहीं, क्योंकि मैनेजर ही लेट था, तो ऑन टाइम तो हो नहीं सकता। आप भी ट्रैफिक जैम में लेट हुए फिर भी आप पहुंचे, क्योंकि मैनेजर ही लेट था, तो मैं ऑन टाइम तो था नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इन टाइम। मैनेजर के आने से पहले, इससे पहले की मीटिंग स्टार्ट होती, मैं पहुंच गया, क्योंकि मैनेजर भी लेट था। इसे बोला जाता है बेटा ऑन टाइम और इन टाइम। इससे आगे चलते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं सीखने की। इससे आगे चलते हैं बेटा, हम जानेंगे अब डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू एंड ओइंग टू। डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू एंड ओइंग टू, याद रखना बेटा, ड्यू टू एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और ओइंग टू एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले लिंकिंग वर्ब आएगी, ये आपको पता ही है, लिंकिंग वर्ब जो होने को दिखाती है, करने को नहीं। और अगर ये एडवर्ब है तो ये वर्ब के साथ आएगी, मतलब अपने साथ काम लेगी, काम का एडिशनल इंफॉर्मेशन एडवर्ब होता है। दोनों का ही मतलब जो होता है, इन दोनों का ही मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो दोनों का ही मतलब होता है बिकॉज ऑफ, दोनों का ही मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के कारण से। उतारते रहिएगा साथ साथ, इसीलिए मैं हट भी जाता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो बेटा, आराम से उतारे। ड्यू टू और ओइंग टू, ड्यू टू एक एडजेक्टिव है और ऐसे ही पता लगेगा बेटा, ड्यू टू एक एडजेक्टिव है और ओइंग टू जो है वो एक एडवर्ब है बेटा। देखिए, अगर हम इसको वाक्य से समझना चाहें बेटा, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड इट विद अ सेंटेंस, हम वाक्य लिखें तो कुछ इस तरीके से होगा, योर सक्सेस इज ब्लैंक योर हार्ड वर्क। योर हार्ड वर्क। अब अगर ऑप्शन आए बेटा, दोनों ऑप्शन ऊपर है कि ड्यू टू आएगा या ओइंग टू आएगा। इज कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, तो इसका मतलब यहां पे हमें लिंकिंग वर्ब से ही पता लगता है बेटा, लिंकिंग वर्ब मतलब होने को दिखा रहा है, योर सक्सेस इज। अब अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि यहाँ पे क्या है, अच्छा अगर यहीं पे ऐसे लिख दिया जाए, यू गॉट सक्सेस, यू गॉट सक्सेस, आपको कामयाबी मिली। अब गॉट क्या है बेटा, गॉट एक वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब ना होकर भाई यू गॉट व्हाट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जब लिंकिंग वर्ब होती है तो सब्जेक्ट का ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना बेटा, उसी की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली। तो योर सक्सेस इज ड्यू टू, यहाँ पे ड्यू टू आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे देखो वर्ब है यू गॉट, या यू अचीव्ड लिख लो, अचीव्ड लिख लो गॉट को, यू अचीव्ड सक्सेस, राइट, ब्लैंक योर हार्ड वर्क। तो अगर लिंकिंग वर्ब के मैंने बेटा वो शॉर्टकट करा दिया जाता है कि भीमराव अंबेडकर के मरने से लोकतंत्र टूट गया, उसमें सारी की सारी दुनिया की लिंकिंग वर्ब आ जाती है।
राइट, यू गॉट सक्सेस, और यहां पे आ जाएगा ड्यू टू की जगह owing to your hard work. You got success owing to your hard work. उतार लिया होगा बेटा, यहां से आगे चल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इट इज या इट वॉज ड्यू टू, या इट वॉज, अब बताइएगा ड्यू टू या टू। इट वॉज ब्लैंक टू रेन, बारिश की वजह से, दैट द फ्लाइट गॉट लेट, दैट द फ्लाइट गॉट लेट। अब समझो बेटा, एक और वाक्य लेता हूं। इट हैपेंड, it happened it happened blank rain that the flight got late। बी की कोई भी फॉर्म हो तो लिंकिंग वर्ब होती है बेटा, राइट। लिंकिंग वर्ब होती है तो लिंकिंग वर्ब होती है, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दोनों का मतलब है की वजह से। इट वॉज बिकॉज ऑफ रेन या इट हैपेंड बिकॉज ऑफ रेन। तो जब वर्ब वाले केस में हम उसे किससे बताते हैं, ओइंग टू से, और लिंकिंग वर्ब वाले केस में हम ड्यू टू से बताते हैं। बस इतना ही अंतर है बेटा, और तो कोई अंतर नहीं है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं दे bought this car, they bought this car blank। भाई है तो दोनों ड्यू टू और ओइंग टू प्रेपोजिशन बेटा, बट ड्यू टू क्या बनाती है, एडजेक्टिव, और ओइंग टू क्या बनाती है, एडवर्ब। एडजेक्टिव बनती है तो फिर बेटा लिंकिंग वर्ब होती है, ये तो हमें पता है, और अगर एडवर्ब बनती है तो वर्ब होती है। ड्यू टू और ओइंग टू दोनों प्रेपोजिशन है, ये बात याद रखिएगा। पर प्रेपोजिशन के बाद मैंने कहा था प्रेपोजिशन या तो एडजेक्टिव बनाती है, एडवर्ब बनाती है, राइट। एडजेक्टिव बनाएगी जब लिंकिंग वर्ब होगी, जैसे मैंने कहा आई एम अजय या आई एम ऑनेस्ट, भाई मैं ऑनेस्ट हूं। और वर्ब बनेगा जैसे मैंने कहा आई स्पीक ऑनेस्टली, जब वर्ब होगा तो फिर वो जब हमें पीछे आने वाले नाउन को एडवर्ब बनाना होगा तो ओइंग टू, और अगर हम उसे एडजेक्टिव बनाना होगा तो ड्यू टू। जैसे यहाँ पे दे बॉट दिस कार, यानी कि उन्होंने काम किया, तो यहाँ पे हमें एडवर्ब बनाना होगा, दे बॉट दिस कार ब्लैंक इट्स डिजाइन। इट्स डिजाइन, तो डिजाइन इसके डिजाइन के कारण खरीदा बेटा, इसके डिजाइन के कारण खरीदा, इट्स शेप। तो जब हम इसके पीछे वाली चीज को हम बनाना चाहें बेटा, अब यहाँ पे वर्ब है तो हमें एडवर्ब चाहिए कि उसे एडवर्ब बनाना है डिजाइन को, तो हम इसको क्या कह देंगे, ओइंग टू। और अगर मैं कहूं दे आर सैड, अब हमने देखा जो आर है वो वर्ब नहीं है, वो क्या है, वो लिंकिंग वर्ब है बेटा। दे आर सैड ब्लैंक योर रिजल्ट, योर रिजल्ट। तो यहाँ ओइंग टू और ड्यू टू पूछा जाए तो हम डेफिनेटली यहाँ पे बताएंगे बेटा ड्यू टू से। तो बी की कोई भी फॉर्म हो या बी की फॉर्म से वो एडजस्ट हो सकती हो, तो हम उसे किससे बताते हैं बेटा, ड्यू टू से बताते हैं। नेक्स्ट बेटा, इससे आगे अगर हम चलें, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा बेटा। जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है कि कहां पे आएगा बिसाइड और कहां पे आएगा बिसाइड्स, कहां पे आएगा बिसाइड और कहां पे आएगा बिसाइड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। बिसाइड, बी का मतलब होना और साइड मतलब बराबर में। बिसाइड का तो मतलब होता है नियर बेटा, पास में। अगर बी का देखें तो बी का मतलब होता है होना, और साइड का मतलब क्या होता है, बराबर। तो बराबर में होना, तो उसे बिसाइड कहते हैं बेटा। और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब के अलावा, कि ये तो है ही उसके अलावा, राइट। ये तो है ही, कोई चीज है और उसके इन एडिशन टू जब बताते हैं, राइट। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, उसका मतलब नियर होता है।
और बिसाइड्स का मतलब होता है कोई चीज है और उसके अलावा, इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब उसके अलावा, उस कोई चीज है उसमें ऐड करते हुए, उसको बिसाइड और बिसाइड्स से बताया जाता है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग नियर मी, भाई वो मेरे पास खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग नियर मी। जहां नियर है वहां पे बिसाइड्स तो कभी आ नहीं सकता, यहाँ पे क्या आ सकता है, बिसाइड, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। तो बी माने होना बराबर में, तो नियर होना, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, इसका मतलब वो मेरे पास में ही खड़ा है। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जैसे वाक्य, एक ही वाक्य में दोनों को लिखवाता हूं, यू आर स्टैंडिंग beside me besides 5 other boys। इस पूरे वाक्य को समझना बेटा, ये तो हो गया नियर, और बिसाइड्स का मतलब हो गया, मतलब तुम तो खड़े ही हो, 5 और खड़े हैं, इसका मतलब ये मैं हूं मान लो, और ये आप हो, ठीक है। तो टोटल मेरे आसपास कितने खड़े हैं, भाई तुम तो मेरे पास खड़े हो, तो पास खड़े हो तो वर्ड आ गया बिसाइड, यू आर स्टैंडिंग बिसाइड मी, आप मेरे पास में खड़े हो। पर इन एडिशन टू यू, आपके अलावा कितने, 1 2 3 4 5 और खड़े हैं, तो टोटल कितने लोग मेरे पास खड़े हैं, 1 2 3 4 5, और इन एडिशन टू यू 5 और खड़े हैं, इसका मतलब मेरे आसपास कितने खड़े हैं, 6 खड़े हैं ना टोटल बेटा, क्योंकि 5 के अलावा, 5 अदर बॉयज के अलावा छठा कौन खड़ा है, यू। तो अगर पूछा जाए कि तुम्हारे एडिशन में कितने और खड़े हैं, तो बेटा यहां पे कहते भी तुम्हारे अलावा 5 लड़के, 5 लड़कों के अलावा तुम भी खड़े हो मेरे पास। तो टोटल कितने, यू आर स्टैंडिंग बिसाइड मी बिसाइड्स 5 अदर बॉयज, इसका मतलब ये सभी मेरे पास खड़े हैं बेटा, 5 और लड़कों के अलावा तुम भी खड़े हो मेरे पास। इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए थोड़ा आसान बना देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन ब्लैंक 2 बुक्स। अब क्या यहां पे मैं नियर लगा सकता हूं, अ पेन नियर 2 बुक्स, आई बॉट अ पेन नियर 2 बुक्स, मैंने 2 किताबों के पास। आप कहोगे नहीं सर यहाँ पे नियर वाली सेंस नहीं आ सकती, तो नियर नहीं आ सकता, तो नियर नहीं आ सकता, तो बिसाइड नहीं आ सकता, तो हम कहेंगे भाई 2 किताबों के अलावा मैंने एक पेन भी खरीदा, तो आंसर हो जाएगा क्या, बिसाइड ना होकर क्या हो जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा बेटा। के अलावा, भाई 2 किताबों के अलावा एक पेन भी खरीदा, 2 किताबों के अलावा एक पेन भी खरीदा। जैसे अगर वाक्य कहा जाए दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग ब्लैंक ईच अदर, दे आर वॉकिंग ब्लैंक ईच अदर। अब अगर पूछा जाए बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा, क्या वो एक दूसरे के अलावा चल रहे हैं, आप कहेंगे नहीं सर ये रहा और उसके साथ साथ चल रहे होंगे, बराबर बराबर चल रहे होंगे, साथ साथ चल रहे होंगे। और जब साथ साथ चल रहे हैं तो बेटा बराबर बराबर होंगे, दे आर वॉकिंग नियर ईच अदर होगा ना, और नियर ईच अदर होगा तो ऑप्शन में बिसाइड और बिसाइड्स दोनों है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बिसाइड। एक दूसरे के बराबर में चल रहे होंगे, और बराबर का मतलब बराबर में होना, भाई चलते हुए बराबर में होना तो बिसाइड होगा, बिसाइड्स होती तो गलत हो जाएगा बेटा। हाँ बेटा मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। बिसाइड का मतलब होता है बराबर में, जैसे अभी देखो मैं कैमरे के साइड में खड़ा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम स्टैंडिंग बिसाइड द कैमरा, बिल्कुल नजदीक आ गया, राइट। पर अगर मैं कहूं इस कैमरे के अलावा मेरे पास 2 कैमरे और हैं, तो आई हैव 2 मोर कैमरास बिसाइड्स दिस वन, बिसाइड दिस वन नहीं बेटा, बिसाइड्स दिस वन, इसके अलावा, राइट। जैसे कहते भाई उन्होंने गाली देने के अलावा उसे पीटा भी, यानी कि इन एडिशन टू बेटा, गाली देने के अलावा उसको पीटा भी, तो बिसाइड नहीं, क्योंकि गाली तो दी, इन एडिशन टू क्या किया, उसमें ऐड क्या किया। तो जब ऐड करने की बात करते हैं तो आप बात करते हैं बेटा बिसाइड्स की, और जब हम बात करते हैं बेटा बराबर में होने की, तो आप बात करते हो बी साइड की। इससे आगे साथ साथ चलते रहिएगा बेटा। इससे आगे जब हम बात करते हैं, एक वर्ड होता है इंस्टेड ऑफ, और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। और इन स्पाइट प्लस ऑफ को मिलाकर क्या बन जाता है, डिस्पाइट, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, जिसका मतलब होता है के बावजूद।
के बावजूद, और इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, भाई इसकी बजाय ये काम कर दिया। जैसे कोरोना में क्या किया, कुछ लोग सोच रहे थे मेरी प्रमोशन होगी और प्रमोशन होने की बजाय सैलरी कट के आई या कुछ को हटाई दी गया। कहते भाई प्रमोशन होने की बजाय क्या हुआ, प्रमोशन होने के बावजूद नहीं, भाई कोविड में क्या हुआ, प्रमोशन होने के बावजूद नौकरी से नहीं हटा दिया। हम कहेंगे प्रमोशन होने की बजाय भाई साहब सोच तो रहे थे कि इस बार प्रमोशन होगा, नौकरी जाती रही, तो उसे हम कहते हैं बेटा इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय ये हो गया। सोचा था ये और हो गया ये। भी मान लीजिए आपने सोचा था कुछ और हो गया कुछ और, उसे हम इंस्टेड से बताते हैं। कहते भाई एक चीज के बावजूद, राइट, के बावजूद, इसके होने के बावजूद। कहते भी हम ये नहीं कहते कि बारिश होने की बजाय मैं जो है स्कूल गया, बारिश होने के बावजूद मैं स्कूल गया, बीमार होने के बावजूद वो ऑफिस आया, कर्जे में होने के बावजूद उसने मेरी मदद की। तो जब कोई काम मतलब अपोजिट धारा में जाके होता है तो उसे हम इंस्पाइट ऑफ से बताते बेटा। पर जब किसी ऑप्शन को छोड़ते हुए दूसरे ऑप्शन को चूज किया जाता है तो उसे हम इंस्टेड से बताते हैं बेटा। इस बात को समझना, बताता हूं। जैसे जब हम इन एडिशन टू की बात करते हैं बेटा, तो सॉरी जब इंस्टेड ऑफ की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ में जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा इन द प्लेस ऑफ, इसकी जगह, यानी कि एक काम करने की बजाय उसकी जगह कोई और काम कर दिया, राइट। और इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। जैसे अगर हम वाक्य देखें तो वाक्य देखने से पता लग जाएगा आपको। अगर हम वाक्य को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने वाक्य कहा ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू कॉलेज ब्लैंक बीइंग इल, बीमार था, बीमार था उसके बावजूद वो कॉलेज गया। हम ये थोड़ी कहेंगे बीमार था इसकी बजाय, इसकी बजाय थोड़ी कहेंगे, राइट, इसकी बजाय नहीं कहेंगे बेटा। जैसे अगर हम कहेंगे बीमार था, अब बीमार था तो दिमाग में आया होगा क्या, दिमाग में आएगा भी कॉलेज तो गया नहीं होगा, पर बीमार था उसके बावजूद वो कॉलेज गया, राइट। और बीमार था तो मैंने कहा भाई ही वेंट टू कॉलेज ब्लैंक हॉस्पिटल। भाई बीमार है तो उसे कहां जाना चाहिए था, बीमार था तो उसे कहां जाना चाहिए था, हॉस्पिटल जाना चाहिए था। पर हॉस्पिटल जाने के बावजूद नहीं, हॉस्पिटल जाने की बजाय वो कॉलेज चला गया, राइट। जब आप ऑप्शन चुनते हो, भाई जाना तो था यहां पर चला गया यहां, पर जब सोचते हैं कि भाई बीमार रहा होगा तो कॉलेज नहीं गया होगा, तो भाई कॉलेज गया उसके बावजूद, तो बेटा हम साफ देख रहे हैं कि जब हम किसी काम के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा इंस्पाइट और डिस्पाइट से। ही वेंट टू कॉलेज इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल, यानी कि होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद वो कॉलेज गया। और जब हम कहते हैं कि उसे जाना चाहिए था, जो बीमार आदमी था, या ही की जगह हम कहते हैं द इंजर्ड मैन वेंट टू कॉलेज इन द प्लेस ऑफ या फिर इंस्टेड ऑफ। जाना तो उसे कहां था, मान लीजिए जाना था हॉस्पिटल, पर चला गया कहां पे, कॉलेज। चला गया कहां पे बेटा, कॉलेज। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्लैंक द हैवी रेन, या चलो लिख ही देते हैं, एरर ही कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ हैवी रेन, instead of heavy rain she came to office। she came to office। तो अगर ऑप्शन में आए बेटा, अगर कहा जाए ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, अब वो बारिश, देखो फाइनली हमें पता लगा कि वो ऑफिस आ गई। और कैसे आई, बारिश होने के, हम ये कहेंगे बारिश होने की बजाय वो, बारिश हैवी बारिश होने की बजाय वो जो है ऑफिस चलेगी, ऐसे थोड़ी कहेंगे। हम कहेंगे बारिश होने के बावजूद, तो इंस्टेड नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ हैवी रेन शी केम टू ऑफिस। पर अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए मान लीजिए कि उसे आना तो स्कूल में था, मान लीजिए वो भाई वो लड़की जो थी उसे स्कूल में जाना था या फिर कोचिंग पे आना था, क्लास में आना था, फरलो मार गई, मूवी देखने चली गई। बड़े ध्यान से देखना बेटा, फरलो मार गई, मूवी देखने चली गई, आना कहां पे था, क्लास में, और क्लास में आने के बजाय कहां पे चली गई, आपने कहा सर सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए। अब यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ तो आएगा नहीं बेटा, राइट। तो हम कह सकते हैं, बोले शी वेंट फॉर अ मूवी
She went for a movie in spite of coming to class. क्लास में आने के बावजूद, नहीं क्लास में होगी तो मूवी में नहीं होगी, मूवी में होगी तो क्लास में नहीं होगी बेटा। हम यही कहेंगे कि भैया उसने क्या किया, मूवी चली गई जबकि इस ऑप्शन के अलावा उसने ये ऑप्शन चूज किया, और जब ऑप्शंस में से चूज कि इसकी बजाय ये कर दिया, तो वहां पे इंस्पाइट नहीं बेटा, वहां पे वर्ड यही आता है, इंस्टेड ऑफ। She went for a movie instead of coming to class. In spite of or instead of. जैसे you can give command, you can give command on YouTube, by speaking in spite of typing. तो बेटा क्या अब आप कमांड दे सकते हो YouTube को, क्या करके, बोलकर ना कि टाइप करके। आपने क्या किया, वॉइस सर्च पे बेटा, जो वॉइस सर्च था उस पे माइक पे टिक किया, तो आपने क्या किया, आपने टाइप करने के ऑप्शन को छोड़ के इस ऑप्शन की बजाय उस ऑप्शन को चूज किया। तो ये नहीं कह रहे कि इसके बावजूद, नहीं इसके बावजूद नहीं कह रहे बेटा, ऑप्शन दो दिए गए, एक तो स्पीकिंग का, एक टाइपिंग का। कहते भाई आप यूट्यूब में कमांड दे सकते हो बोलकर भी, किसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, टाइपिंग करने की बजाय आप ऐसे भी कमांड दे सकते हो। यू कैन गिव कमांड ऑन यूट्यूब बाय स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। नेक्स्ट बेटा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ये बिल्कुल। यहां से आगे चलते हैं। कुछ एक चीजें होती हैं बेटा, कुछ एक चीजें याद रखने की है, बड़ी महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको कभी भी बेटा, कभी भी एग्जाम में किसी टाइम के साथ बेटा आपको, राइट, किसी भी टाइम के साथ, जैसे कि मान लीजिए येस्टरडे है, टुडे है, राइट, मतलब मंडे है, संडे है, अगर इनके इनसे पहले कभी दिस, दैट, नेक्स्ट या लास्ट दिखाई दे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वर्ड आ गया संडे, संडे मंडे ट्यूसडे जितने भी हैं, जैसे वर्ड आ गया मार्च, जनवरी, फरवरी, ऐसा कुछ भी हो, या फिर वर्ड आ गया बेटा एवरी वीक, या फिर मंथ, राइट, या फिर आ गया ईयर, ऐसा कोई भी, या फिर आ गया बेटा मोमेंट, ऐसा कोई भी टाइम अगर आपको दिखाई देता है बेटा, राइट, के इवनिंग, मॉर्निंग, अगर ऐसा आ जाए, इसमें और भी लिख लें, इवनिंग भी लिख लें, मॉर्निंग भी लिख लें, अगर इनसे पहले बेटा याद रखना, ऐसे ही लिखना, अगर इनसे पहले जैसे दिस लिखा हो, या दैट लिखा हो, राइट, या नेक्स्ट लिखा हो, या लास्ट लिखा हो, बेटा दिस है, दैट है, नेक्स्ट है, लास्ट है, या फिर एवरी लिखा हो, ऐसा कोई भी वर्ड लिखा हो बेटा, कि दिस हो, दैट हो, राइट, नेक्स्ट हो, लास्ट हो, एवरी हो, अगर ये शब्द लिखे हो तो बेटा कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। क्या कहना चाहता हूं बताता हूं, जैसे आई विल मीट यू, आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट संडे, आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट संडे, एरर है बेटा, वाक्य सीधा होगा, आई विल मीट यू नेक्स्ट संडे। अगर किसी टाइम से पहले दिस, दैट, नेक्स्ट या लास्ट या एवरी ऐसा कुछ लिखा हो बेटा, राइट, तो फिर ये ऑन, एट, ये प्रेपोजिशंस वगैरह, मतलब कोई प्रेपोजिशन फिर नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं शी वेंट देयर, शी वेंट देयर इन लास्ट वीक, अब देखो वीक से पहले लास्ट लगा हुआ बेटा, शी वेंट देयर इन लास्ट वीक, जब ये लास्ट लगा हो तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड बेटा।
शी वेंट देयर इन लास्ट वीक जैसा वर्ड नहीं होगा यहाँ पर। जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे शी वेंट देयर इन लास्ट वीक, ना कहकर हमें कहना होगा शी वेंट देयर लास्ट वीक। तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आती बेटा। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि यू डिड नॉट अटेंड द क्लास, you did not attend the class, you did not attend the class in the evening, या कह देते हैं इन द एवरी मॉर्निंग। यू डिड नॉट अटेंड द क्लास इन एवरी मॉर्निंग। इन एवरी मॉर्निंग नहीं बेटा, यू डिड नॉट अटेंड द क्लास एवरी मॉर्निंग। हर सुबह आपने क्लास अटेंड नहीं की, मतलब कुछ सुबह ऐसी हुई जो आपने मिस कर दी होगी, इस तरीके से वाक्य आ गया, राइट। आपको कि सर एवरी के साथ तो डेफिनेटली सर हम कहते हैं डू नॉट आना चाहिए कि वो अक्सर होता है काम। बेटा काम जारी नहीं होना चाहिए, उसके अलावा तो हम कुछ भी लगाएं। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद क्या बेटा बात क्लियर हो गई? नोट कर लीजिएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलोंग एंड अलोंग विद। क्या डिफरेंस है अलोंग और अलोंग विद में बेटा? अलोंग और अलोंग विद में क्या डिफरेंस है ये हम जानेंगे बेटा। अभी स्टार्ट करते हैं। अलोंग का मतलब होता है बेटा बराबर में। जैसे ये रोड है और यहाँ पे पेड़ है, इसको कहते हैं अलोंग। और अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। किसी के साथ जब आप आते हो, अलोंग का मतलब बराबर में होता है, राइट। बेसिकली अलोंग समथिंग होता है और अलोंग विद समबडी होता है, ये तो हम जानते हैं। कोई कोई किसी के बराबर में खड़ा है, जैसे बराबर में है तो मैं कहूंगा ट्रीज आर ब्लैंक द रोड। अलोंग विद द रोड नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो बराबर में है। ट्रीज आर तो डेफिनेटली हम कहेंगे द ट्रीज आर अलोंग विद नहीं। पर अगर मैं कहूं कि ही केम ब्लैंक हिज पेरेंट्स, तो अपने पेरेंट्स के बराबर में आया होगा या पेरेंट्स के साथ आया होगा बेटा? और जब पेरेंट्स के साथ आएगा तो अलोंग नहीं, उसके साथ अलोंग के साथ विद लगा दिया जाता है। ही केम अलोंग विद हिज पेरेंट्स, he came along with his parents, he came along his parents or he came along with his parents। नेक्स्ट बेटा, यहां से आगे कुछ और टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे बेटा इससे अगली क्लास में। जैसे मान लीजिए हम जानेंगे कि फाइट, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन अगली क्लास में हम शुरू करेंगे कि फाइट फॉर कब आएगा, फाइट अगेंस्ट कब आएगा, राइट। फाइट फॉर कब आएगा, फाइट अगेंस्ट कब आएगा, और कब हम लगाएंगे फाइट विद। मतलब एक ही वर्ड है और उसके अलग अलग मीनिंग क्यों कैसे निकलते हैं भाई? फाइट फॉर आ गया तो क्या मीनिंग निकलता है, फाइट अगेंस्ट आ गया तो क्या मतलब निकलता है, फाइट विद आ गया तो क्या मतलब निकलता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल फाइट फॉर अ पर्पस, किसी पर्पस के लिए आप फाइट कर रहे होते हो तो फाइट फॉर लगा दिया जाता है। फाइट अगेंस्ट, जब आप किसी चीज का अपोजिशन कर रहे हो, मतलब किसी चीज का विरोध कर रहे हो, राइट। जब आप विरोध कर रहे होते हो यानी कि जब अपोजिशन के खिलाफ आप फाइट कर रहे हो तो फाइट अगेंस्ट होता है, अपोज कर रहे हो किसी चीज को। और जब सेकेंड पार्टी को टक्कर देनी है, राइट, जब सेकेंड पार्टी को टक्कर देनी है या जब राइवलरी की बात कर रहे होते हैं, कोई राइवल है, कोई दुश्मन है, जब आप उसके साथ फाइट कर रहे होते हो तो आप फाइट विद लगाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल फाइट ब्लैंक फ्रीडम। तो फ्रीडम बेटा पर्पस हो सकता है, फ्रीडम मेरा शत्रु नहीं हो सकता, अपोजिशन नहीं हो सकता, सेकंड पार्टी नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूंगा बेटा, डेफिनेटली मैं फाइट फॉर फ्रीडम करूंगा।
मेरा पर्पस है भाई, आई विल फाइट फॉर, राइट भाई, मैं अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आई विल फाइट फॉर माई ड्रीम्स। फ्रीडम है, आई विल फाइट फॉर माई ड्रीम्स है, आई विल फाइट फॉर माई एम है, राइट। तो भाई उसके लिए मैं डेफिनेटली अपने पर्पस के लिए फाइट करूंगा। अगर आप किसी चीज के का विरोध कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेकंड पार्टी तो होगा नहीं, मैंने कहा आई विल फाइट ब्लैंक इनजस्टिस। अब इनजस्टिस कोई सेकंड पार्टी तो है नहीं बेटा। सेकंड पार्टी मतलब भाई रिंग में दो व्यक्ति हो, भाई एक बॉक्सर ये और एक बॉक्सर ये, इसकी फाइट इससे होगी। तो ये बॉक्सर मान लो इसका नाम राम है, इसका नाम श्याम है, तो इनकी आपस में फाइट होगी, तो राम विल फाइट विद श्याम, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी। अब ये थोड़ी है जस्टिस सेकंड पार्टी और मैं फर्स्ट पार्टी हूं, यहाँ कोई पार्टी तो बन नहीं रही बेटा। और जस्टिस के तो मैं खिलाफ करूंगा, मेरा पर्पस नहीं है, इसको तो मैं अपोज करूंगा, इसका मैं विरोध करूंगा, और जब विरोध करूंगा डेफिनेटली अगेंस्ट करूंगा। आई विल फाइट अगेंस्ट, आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस बेटा। और राम, ऊपर वाले एग्जाम्पल को देख के ही, राम विल फाइट, राम विल फाइट ब्लैंक श्याम, राम विल फाइट ब्लैंक श्याम, इसका मतलब राम विल फाइट विद श्याम बेटा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बेटा हम अगली क्लास में देखेंगे, बड़े किस्म के, कभी अलग अलग प्रेपोजिशन से उसका जो मीनिंग में बदलाव आता है, किस तरीके से आता है, कैसे आता है, वो सारी चीजें नोट करेंगे, उनको हल्का हल्का एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और जब प्रैक्टिस आएगी तो ये सारी बातें प्रैक्टिस में जब हम यूज करेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, हाँ यार ये बात पक्की भी होगी। और क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए प्रेपोजिशन का सबसे बड़ा पार्ट है प्रैक्टिस बेटा। जो अभ्यास नहीं करेगा प्रेपोजिशन टंग पर आएंगे नहीं, क्योंकि जब चीजें क्वेश्चंस बार बार आएंगे आंखों के सामने तभी बात बनेगी और तभी याद रहेगा। पर उससे पहले मुझे जान लेना जरूरी है। परफेक्शन से पहले ज्ञान जरूरी है, नॉलेज जरूरी है, ताकि परफेक्शन के गोल को प्राप्त करने के लिए मैं उनको अभ्यास में ला सकूं। पर ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं अभ्यास कहां से करूंगा। तो चलिए ज्ञान को और कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने ज्ञान को, ताकि हम अनुभव से उसको फलीभूत कर सके, जो मेरा सपना है चीजों को एक्सीलेंस पर ले जाने का। तो चलिए शुरू करेंगे इससे आगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और देखने के लिए। नोट्स बेहतरीन तरीके से बनाते रहिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स लॉट।